पटना का मुसल्लापुर हाट। बिहार के लाखों बच्चे यहाँ सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर आते हैं, सरकारी नौकरी हासिल करना। और इस पूरे माहौल के केंद्र में है खान सर, एक ऐसे शिक्षक जिनकी अनोखी पढ़ाने की शैली ने 2.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स का दर्शक वर्ग तैयार कर दिया है। उन्होंने यह विशाल लोकप्रियता एक ऐसे महंगे शिक्षा तंत्र के विकल्प के रूप में बनाई, जहां बड़े कोचिंग संस्थान लाखों रुपए की फीस लेते हैं, वहीं वह वही पढ़ाई बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने एक स्थानीय अस्पताल भी खोला, जहां ईसीजी सिर्फ 25 रुपये में और ब्लड टेस्ट मात्र 7 रुपये में होता है। फिर आया 3 मई। 22 लाख से अधिक छात्र नीट परीक्षा देने बैठे, लेकिन उन्हें पता चला कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था। जिन परिवारों ने कोचिंग फीस भरने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे, उनके लिए 12 मई को परीक्षा रद्द होना विनाशकारी साबित हुआ। इस बड़े घोटाले के जवाब में सरकार ने कहा कि भविष्य में परीक्षा के प्रश्न पत्रों को ले जाने के लिए वायुसेना का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सैन्य विमान से कागज ले जाने से उन अधिकारियों को कैसे रोका जा सकता है जो परीक्षा तैयार करते हैं और उसे छापते हैं। छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे थे और खान सर उनकी सबसे बुलंद आवाज बनकर सामने आए। जब कुछ बड़े टीवी एंकरों ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को निकम्मा बताया, तो खान सर ने पलटवार करते हुए उन्हें धोखेबाज और फेक न्यूज फैलाने वाला कहा। खान सर ने एक ऐसी सीमा पार कर दी जिसके बाद वे सिर्फ एक लोकप्रिय शिक्षक नहीं रहे, वे व्यवस्था के लिए एक बड़े और बेहद दिखाई देने वाले राजनीतिक खतरे में बदल गए। 2 जून की रात 15 से 20 लोगों ने उनके कोचिंग संस्थान पर हमला कर दिया। होर्डिंग्स नष्ट कर दिए गए। एक सुरक्षा गार्ड को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि स्थानीय जांच और सीसीटीवी फुटेज में गोलीबारी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ ही घंटों में कहानी बदल गई। जिस शिक्षक का संस्थान तोड़ा गया था, वही अचानक अधिकारियों की नजर में मुख्य आरोपी बन गया। जिस दिन पुलिस ने गोलीबारी से इनकार किया, उसके अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड भीड़ को रोकने के लिए हवा में गोलियां चलाते दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। 5 जून को पुलिस ने खान सर का नाम हत्या के प्रयास से जुड़ी एफआईआर में जोड़ दिया। उसी सप्ताह बिहार अग्निशमन विभाग ने उनके संस्थान का सुरक्षा ऑडिट किया और 7 दिनों के भीतर बड़े संरचनात्मक सुधार करने का आदेश दिया। जब पुलिस और निरीक्षक अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उसी दौरान टीवी एंकरों ने सार्वजनिक धारणा को आकार देना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति को कभी प्रेरणादायक समाजसेवी कहकर चैनलों पर बुलाया जाता था, उसे तेजी से एक अलग पहचान दी जाने लगी। न्यूज स्टिकर्स पर उन्हें फरार अपराधी बताया गया। पूरे कार्यक्रम तथाकथित कोचिंग माफिया को उजागर करने के नाम पर चलाए गए। उन पर जमीन कब्जाने और अरबों रुपए इकट्ठा करने जैसे आरोप लगाए गए। प्रमुख समाचार चैनलों ने उन्हें बार बार फैसल खान कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। कुछ मेहमानों को बुलाकर यह दावा किया गया कि वे हिंदू परंपराओं का सम्मान करने का दिखावा करते हैं और अपनी असली पहचान छिपाते हैं। एक स्थानीय शिक्षक को धार्मिक विवाद में बदलने का एक विशेष उद्देश्य होता है। इससे जनता का ध्यान उन लाखों छात्रों से हट जाता है जो परीक्षा घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 7 जून को खान सर द्वारा एक प्रमुख टीवी एंकर की आलोचना करने के ठीक 9 दिन बाद उस एंकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन पटना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में भी इसी दौरान 3 बड़े कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई। खान सर की तरह वहां के शिक्षक भी नीट विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के साथ शामिल हुए थे। इन घटनाओं को देखने वाले कई लोगों का मानना है कि खान सर के खिलाफ चला यह 9 दिनों का अभियान एक चेतावनी की तरह था। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षक को निशाना बनाकर यह संदेश दिया गया कि छात्रों के साथ खड़े होने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। अगर शिक्षकों को डराकर आंदोलन नहीं रोका जा सकता, तो छात्रों की विश्वसनीयता पर हमला किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों में भी ऐसा ही देखने को मिला। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कथित प्रदर्शनकारी पुलिस की
भारत को 7 टुकड़ों में बांटने की बात करता दिखाई दिया, लेकिन बाद में एक राजनीतिक ट्रोल ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को भीड़ में भेजा था ताकि वह ऐसे बयान दे। सच्चाई सामने आने से पहले ही वह वीडियो सोशल मीडिया पर इस सबूत की तरह फैल चुका था कि परीक्षा सुधार की मांग करने वाले छात्र देश के खिलाफ हैं। जब कोई व्यवस्था किसी आंदोलन के तर्कों को पराजित नहीं कर पाती तो वह तथ्यों पर बहस नहीं करती, वह आंदोलन की वैधता को खत्म करने के लिए नकली सबूत तैयार करती है। इस पूरे नाटक के बीच सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है। गरीब परिवारों के बच्चे भारी कर्ज लेकर भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में सफर करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि परीक्षा पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसका मानसिक प्रभाव बेहद विनाशकारी होता है। जो संस्थान इन छात्रों को आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, उन पर अचानक छापे पड़ने लगते हैं, ऑडिट किए जाते हैं और राष्ट्रीय टेलीविजन पर उन्हें अपराधी संगठन की तरह पेश किया जाता है। इस 9 दिनों के अभियान को कई लोग सुलभ शिक्षा में जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास मानते हैं। यह शिक्षकों की उस शक्ति पर हमला है जिसके माध्यम से वे शिक्षित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं और लोगों को संगठित कर सकते हैं। और ऐसे माहौल में जहां विभाजन और निराशा को बनाए रखने के लिए एक संगठित तंत्र काम कर रहा हो, छात्रों की एकता ही उनका सबसे मजबूत बचाव बन जाती है।